नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी एमपी पटवारी स्पेशल हमने सामान्य हिंदी की आपके क्लास स्टार्ट की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली है। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम प्रश्नों का रुख करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या है वो देखना है हमको। पहला जो प्रश्न है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला है मराठी, दूसरा है उड़िया, तीसरा है गुजराती और चौथा है सिंधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपको कि देवनागरी लिपि में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो आपको ध्यान होगा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि की बात करें हम, तो देवनागरी लिपि में आपकी जो भाषाएं लिखी जाती है उसमें पहली आपकी हिंदी। ठीक है, हिंदी जो भाषा है आपकी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके अलावा आपकी जो है मराठी भाषा वो भी आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। फिर अगली भाषा की यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा जो है आपके वह भी आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कोंकणी जो भाषा है आपके वो भी आपके देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, कोंकणी भाषा। ठीक है, और इसके अलावा पाली भाषा जो है वो भी आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कितने प्रश्न बन चुके हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कोंकणी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पाली जो है वह भी आपके देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो प्रश्न में आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, तो प्रश्न में दिया है ऑप्शन आपको, पहला है मराठी, दूसरा उड़िया, तीसरा गुजराती और चौथा सिंधी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ना तो आपका उड़िया भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ना ही गुजराती लिखी जाती है और ना ही सिंधी लिखी जाती है। एकमात्र ऑप्शन पहला वाला बचेगा और वही आपका सही आंसर होगा कि जो मराठी भाषा है वो आपके कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो वो आपके लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, कोंकणी और पाली यह भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, अर्थात इनकी लिपि भी देवनागरी ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है और इसमें पहला ऑप्शन है इसका अक्षर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है वर्ण, तीसरा ऑप्शन है पद और चौथा है वाक्य। तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, तो विचारों का आदान प्रदान आपका क्या कहलाता है। ठीक है, भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं वो भाषा कहलाता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, अक्षर होगी, वर्ण होगी, पद होगी या वाक्य होगी। तो सबसे छोटी इकाई वाक्य तो नहीं हो सकती, ना ही पद हो सकती है। पद क्या होता है अब यहाँ पर, तो शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में हम कर लेते हैं तो वो आपके पद कहलाता है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में कर लेते हैं, शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में कर लेते हैं, शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं, जब हम वाक्य में करते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, पद कहलाता है। शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वह आपके क्या कहलाता है, वह आपके कहलाता है पद कहलाता है। उसके अलावा वर्ण और अक्षर एकमात्र ये आपके ऑप्शन बचते हैं। तो तीसरा और चौथा तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वाक्य तो यहाँ पर नहीं होगा आपकी छोटी इकाई और ना ही पद होगा। अब वर्ण और अक्षर में से सही आंसर बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की छोटी इकाई वर्ण भी आपके जो है अक्षर भी नहीं होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो होगी आपके वर्ण होगी। क्या होगी, वर्ण। दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं इस सीरीज में हम। ये एसएससी जीडी के लिए और एमपी पटवारी के लिए स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है फिलहाल, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ठीक है, औचट जो है आपको उसको खड़ी बोली में हम क्या कहेंगे आपको बताना है। तो औचट को खड़ी बोली में क्या कहेंगे हम, तो इसका पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आवश्यक, दूसरा है आवश्यकता से कम, तीसरा है आवश्यकता से बहुत कम और चौथा है आवश्यकता से अधिक।
ठीक है। तो औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आवश्यक कहते हैं, आवश्यकता से कम कहते हैं, आवश्यकता से बहुत कम कहते हैं, या आवश्यकता से ज्यादा कहते हैं। ठीक है। तो औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो ना तो आपको इसको आवश्यक कहते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आवश्यकता से कम। ठीक है। तो ना ही इसको हम आवश्यकता से कम कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं हम, आवश्यकता से ज्यादा कहते हैं। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि तीसरा ऑप्शन। तो आवश्यक भी नहीं कहते हैं, आवश्यकता से कम भी नहीं कहते हैं, और आवश्यकता से बहुत कम भी नहीं कहते हैं। आवश्यकता से ज्यादा या आवश्यकता से अधिक, उसको औचट को हम खड़ी बोली में कहते हैं। अर्थात आपको ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न में कि आवश्यकता से ज्यादा को क्या कहेंगे, तो आपको ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन औचट भी रहेगा, तो औचट आपको सही आंसर लगाना है। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि औचट को खड़ी बोली में क्या कहेंगे, और चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से ज्यादा कहेंगे। जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चौथा प्रश्न है, बोली किसकी इकाई है। ठीक है। बोली जो इकाई है वो किसकी है, भाषा की छोटी इकाई है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अंचल की छोटी इकाई, तीसरा है राज्य की छोटी इकाई, और चौथा है देश की छोटी इकाई। ठीक है। तो बोली किसकी इकाई होगी, तो यहाँ पर बोली किसकी इकाई होगी, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, तो बोली किसकी इकाई होगी आपकी। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इनके ऑप्शनों पर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका वो कह रहा है, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, कि भाषा की छोटी इकाई। ठीक है। इसको हम अभी यहीं पर रहने देते हैं पहले ऑप्शन को। दूसरा है अंचल की छोटी इकाई, तो अंचल की छोटी इकाई बोली आपके नहीं होती है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है राज्य की छोटी इकाई, तो राज्य की छोटी इकाई भी बोली नहीं होती है, और देश की छोटी इकाई भी बोली नहीं होती है। बोली किसकी इकाई होती है, तो भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, बोली। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बोली होती है। ठीक है। भाषा की जो आपके छोटी इकाई जो होगी वो हो जाएगी बोली। तो पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाषा की छोटी इकाई है, तो उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, विभाषा, बोली, इस प्रकार अन्य दो ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं। तो वहां पर आपको बोली वाला जो आंसर है वही आपको लगाना है, कि भाषा की छोटी इकाई है तो बोली है। यहाँ पर आपको प्रश्न इस प्रकार पूछा है कि बोली किसकी इकाई है, तो भाषा की छोटी इकाई बोली है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपका, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। ठीक है। मुहावरा जो है आपका वो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, हिंदी भाषा का, या उर्दू भाषा का। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुहावरा किस भाषा का शब्द है इसका सही आंसर बताना है। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है इस पर चर्चा करेंगे हम। तो मुहावरा आपका जो है फारसी भाषा का है, अरबी का है, हिंदी का है, या उर्दू का है। तो मुहावरा शब्द ना ही आपका उर्दू भाषा का है और ना ही हिंदी भाषा का है। ठीक है। तो मुहावरा शब्द किस भाषा का है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। तो मुहावरा ना तो फारसी का है, ना हिंदी का है, और ना ही उर्दू का है। मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। इसका जन्म कैसे हुआ, तो मुहावरे का शब्द का जन्म महावीरा शब्द से ही हुआ, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मामूली शब्द कौन सा शब्द होगा। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मामूली शब्द कौन सा होगा, तत्सम होगा, विदेशी होगा, तद्भव होगा, या देशज होगा। तो तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम का जो संधि विच्छेद हम करते हैं तो तत् धन सम। ठीक है। तत् धन सम, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, जिसका अर्थ क्या होता है, के समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं तत्सम। उसके अलावा विदेश से जो शब्द हमने लिए हैं उन्हें विदेशी कहते हैं। ठीक है। संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करने लग गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज शब्द किसे कहते हैं, जो हमारे देश में ही जन्मे हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मामूली शब्द कौन सा शब्द होगा, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है। तो मामूली शब्द कौन सा शब्द होगा, तो मामूली शब्द आपका संस्कृत से लिया हुआ शब्द नहीं है, इसलिए ये तत्सम शब्द नहीं होगा। ठीक है। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन हो जाता है हमारा वो हो जाता है आपका गलत। अगला है विदेशी शब्द है।
तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है तद्भव शब्द है, और चौथा ऑप्शन दिया है उसमें देशज शब्द है। तो कौन सा शब्द होगा ये? तो ना ही तद्भव होगा और ना ही देशज होगा। ये जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। मामूली शब्द जो है ये विदेश से लिया हुआ शब्द है, इसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मोर का तत्सम रूप क्या होगा? मोर का तत्सम रूप आपको बताना है। यानी मोर जो है वो तद्भव रूप में दिया हुआ है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मोर जो है वो तद्भव रूप है, यानी इसका तत्सम हमको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है मूषक, दूसरा है मयूर, तीसरा है मोदक और चौथा है मक्षिका। ठीक है, तो यहाँ पर मूषक यानी तो आपका हो जाता है चूहा, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। तीसरा है मोदक, तो मोदक भी नहीं होगा, लड्डू को ही हम मोदक कहते हैं। और मक्षिका यानी मक्खी होती है, तो यहाँ पर भी चौथा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा वाला ऑप्शन, वही हमारा इसका सही आंसर होगा कि मोर का जो आपका तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? मयूर। मयूर यानी क्या होता है आपका? मोर, और मोर जो है वो तद्भव रूप है, उसका तत्सम रूप हो जाएगा मयूर। अगला प्रश्न है, सम्मुख में उपसर्ग कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। पहला वाला ऑप्शन है सम, दूसरा समा, तीसरा सम और चौथा है स। तो यहाँ पर सबसे पहले उपसर्ग होता क्या है ये चर्चा कर लेते हैं हम। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 9 में आपको सम्मुख में कौन सा उपसर्ग ये पूछा है। तो उपसर्ग कहते किसे हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम उसे उपसर्ग कहते हैं। तो सम्मुख में उपसर्ग कौन सा होगा? सम धन मुख। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो सम धन मुख बराबर क्या हो जाएगा आपका? सम्मुख। तो इसमें ना तो सम उपसर्ग होगा, ना समा उपसर्ग होगा और ना ही स उपसर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा सम्मुख, सम उपसर्ग होगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम और मुख, इस प्रकार से सम्मुख शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सम उपसर्ग से मूल शब्द क्या है इसका? मुख, उसमें सम उपसर्ग जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण हुआ, उस नए शब्द का एक अलग अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो सम उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। 10वां प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द हमको बताना है कि प्रति उपसर्ग से जो शब्द बना है वो कौन सा है। पहला है प्राप्ति, दूसरा है प्रतिपाक्ष, तीसरा है प्रतिपक्ष और चौथा है प्रतिपक्ष। तो यहाँ पर प्राप्ति में प्रति उपसर्ग नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। प्रतिपाक्ष में प्रति जो बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाता है। चौथा वाला ऑप्शन देखें तो प्रतिपश, तो पश किसी प्रकार का शब्द नहीं होता है यहाँ पर, तो चौथा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। प्रतिपक्ष में आपका जो है प्रति उपसर्ग है और पक्ष आपका जो है वो आपका मूल शब्द है। क्या है? प्रति उपसर्ग है और पक्ष जो है मूल शब्द है। तो यहाँ पर आपका प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? प्रतिपक्ष, जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला है, मनोती में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। मनोती शब्द जो दिया है आपको उसमें कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। अब प्रत्यय की बात करते हैं यहाँ पर कि प्रत्यय क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 11वां, और इसमें प्रत्यय की चर्चा करते हैं हम कि प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मनोती में कौन सा प्रत्यय है? तो यदि मनोती का संधि विच्छेद करेंगे हम, तो संधि विच्छेद होगा मन धन ओती। क्या होगा? मन धन ओती, तो ये हो जाएगा आपका मनोती। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द आता है बपोती, तो उसमें जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा ओती प्रत्यय, और शब्द क्या होगा आगे बाप धन ओती बराबर हो जाएगा बपोती। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से शब्द पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपके। तो मन धन ओती, तो यहाँ पर अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इन शब्दों में प्रत्यय क्या है? ओती प्रत्यय है। तो पहला वाले ऑप्शन में ही ओती आपको दिख रहा है, यानी कि वही हमारा इस प्रश्न का
सही आंसर है। ना ही इसमें ती प्रत्यय है, ना ही आती प्रत्यय है और ना ही ई प्रत्यय। तो पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आई प्रत्यय किस शब्द में है, ये हमको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 12वां प्रश्न। ठीक है, आई प्रत्यय हमको बताना है। तो टिकाऊ में आई प्रत्यय है, उड़ाऊ में आई प्रत्यय है, खिलाई में आई प्रत्यय है या नाई में आई प्रत्यय है। तो यहाँ आपको टिकाऊ और उड़ाऊ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन खिलाई और नाई में आपको जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि आई प्रत्यय किस शब्द में है। तो फिलहाल हम चर्चा करते हैं आई प्रत्यय की। तो टिकाऊ में तो किसी प्रकार का कोई आई प्रत्यय नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाता है गलत। दूसरा वाला ऑप्शन उड़ाऊ में भी आई प्रत्यय नहीं, तो ये भी हो जाता है गलत। अब बचता है नाई और खिलाई। तो खिल धन आई बराबर क्या हो जाएगा आपका खिलाई। तो इसी के अंतर्गत आपका आई प्रत्यय होगा, ना कि नाई के अंतर्गत। न धन आई इसी प्रकार कोई शब्द नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय आई प्रत्यय होगा वो खिल धन आई बराबर खिलाई होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, नाई जो शब्द है उसमें आई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है व्याकरण के विभाग हैं। ठीक है, व्याकरण के विभाग हैं, ये आपको बताना है कि व्याकरण के कितने विभाग है। केवल वर्ण विभाग है, केवल शब्द विभाग है, केवल वाक्य विभाग है या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो व्याकरण के विभाग है। तो व्याकरण के विभागों की यदि हम चर्चा करें तो व्याकरण के विभाग केवल वर्ण विभाग होता है, केवल शब्द विभाग होता है, केवल वाक्य विभाग होता है या उपयुक्त सभी। तो व्याकरण के विभागों में वर्ण विभाग भी होता है, शब्द विभाग भी होता है, वाक्य विभाग भी होता है। यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन है वही इस प्रश्न का सही आंसर हमको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही आंसर होगा इस प्रश्न का। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अयोगवाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की। स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में 13 भी ऑप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर इसका 13 लगा देंगे। जबकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 स्वर है। इसी प्रकार व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की यदि संख्या की बात करें हम, तो व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 33 व्यंजन है आपके। कितने व्यंजन है, 33। और 2 अयोगवाह है। क्या है, अयोगवाह जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 अयोगवाह है आपके। तो 11 स्वर है, 33 व्यंजन है और 2 अयोगवाह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, अयोगवाह की कितनी संख्या है, या अयोगवाह कौन से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपसे प्रश्न कई प्रकार का बन सकता है। तो फिलहाल प्रश्न यहाँ है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अम और अह जो होते हैं वो आपके अयोगवाह होते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्वरों में ही मान लेते हैं कि 11 स्वर और 2 अयोगवाह मिला के 13 आंसर लगा देते हैं, लेकिन स्वर 11 है और अयोगवाह जो है वो 2 है आपके, अम और अह। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में अ आ दिया है, गलत हो जाएगा। ई गलत हो जाएगा, उ गलत हो जाएगा। अम और अह, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसी के साथ हमको जाना है, वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अम और अह जो है वह आपके अयोगवाह वर्ण है। और इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 2। अगला प्रश्न है उपाधि और उपाधि शब्द युग्म के सही भेद का चयन करना है। यानी कि उपाधि और उपाधि दिखने में तो हमको सेम लग रहे हैं, बोलेंगे भी हम इसको तो उच्चारण लगभग समान होगा इसका, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होगा। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो उपद्रव उद्दंड, उपद्रव खिताब, पद पाद और पद उपद्रव, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनको उपाधि दी गई। ठीक है, तो उपाधि का अर्थ तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट वाले उपाधि का, जिसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो दूसरा उपाधि है जिसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो एक मात्रा से यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में मात्रा मात्रा का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उससे उसके अर्थ में भी शब्द के परिवर्तन हो जाता है। तो एक उपाधि का अर्थ तो पद हो गया। ठीक है, तो आपका पद यहाँ पर भी है और पद यहाँ पर भी है।
तो अब तीसरा आंसर होगा या चौथा आंसर होगा? तो आपको दूसरा वाला जो उपाधि शब्द दिया है उसका अर्थ पता होगा तो आप सही आंसर लगा पाएंगे। तो उपद्रव उद्दंड तो नहीं होगा, उपद्रव खिताब भी नहीं होगा, क्योंकि उपाधि का अर्थ उपद्रव नहीं होता है छोटी की मात्रा वाले का। उपाधि का अर्थ क्या होता है? छोटी मात्रा जिसमें लगी हुई उसका अर्थ होता है पद। अब दूसरा जो उपाधि है जिसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसके अर्थ की यदि हम बात करें तो उपाधि का अर्थ होगा आपका क्या होगा? उपद्रव। दूसरा जो उपाधि उसका अर्थ होगा उपद्रव। तो छोटी ई की मात्रा में जिसका प्रयोग हुआ है उपाधि में उसका अर्थ क्या होता है? आपका पद। और जिसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है उपाधि में उसका अर्थ क्या होता है आपका? उसका अर्थ होता है उपद्रव। क्या होता है? उपद्रव। उपद्रवी कहते हैं ना, हम जो उपद्रव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उपद्रवी कहते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ना कि तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चौथे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। उपाधि का अर्थ होता है पद, दूसरे उपाधि का अर्थ होता है उपद्रव। इनमें मात्राओं का फर्क है, एक में छोटी की मात्रा है जिसका अर्थ हो जाएगा पद, एक में बड़ी की मात्रा है जिसका अर्थ हो जाएगा उपद्रव। तो ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो चौथे ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रदान कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो कारकों की यदि चर्चा कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर आपके कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 होते हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। ठीक है, इस प्रकार 8 कारक होते हैं, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं विभक्ति चिन्ह के सहित। ठीक है, तो कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, अपादान से अलग। ठीक है, अपादान से अलग। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कारक हो जाएगा आपका। संबंध में क्या हो जाएगा? का के की या फिर रा रे री। ठीक है, रा रे री, रा रे री, इस प्रकार हो जाएगा इसमें। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, अधिकरण हो जाएगा आपका में पर। क्या हो जाएगा? में पर, अधिकरण हो जाएगा में पर। और फिर आ जाएगा आपका संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। संबोधन कारक में हो जाएगा आपका अरे, हे, भो, इस प्रकार हो जाएगा आपका संबोधन कारक। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से कारक हो गए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये कारक के नाम है और ये कारकों के विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? तो को कर्म कारक का है, गलत हो जाएगा। से किसका है? तो करण कारक का है, ये भी गलत हो जाएगा। को या के लिए किसका है? तो संप्रदान के लिए होता है, को या के लिए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और चौथा का के की, तो ये संबंध का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। तो कारकों की संख्या, कारकों के नाम और कारकों की विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह हमको पता होना चाहिए, उससे हम इस ऐसे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सटीक लगा पाएंगे। तो फिलहाल आपका 16वां जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। संप्रदान कारक का चिन्ह है तो को या के लिए इसका चिन्ह होगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न रस से रिलेटेड है। तो रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ते, सुनते, लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है साहित्य में, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और एक और प्रश्न बन सकता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या में आपको जो आंसर लगाना है फिलहाल वो लगाना है 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी होगी? 33 होगी। तो फिलहाल पूछा है प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, विस्मय, रति, उत्साह या इनमें से कोई नहीं। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। रति होता है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का आपका जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा रति। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी प्रकार आपका एकमात्र ऑप्शन बचेगा पहला, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, तो यहाँ पर
चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन पहला वाला रहेगा, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय। ठीक है, अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। ठीक है, या अद्भुत या आश्चर्य। अगला प्रश्न है काव्य का श्रृंगार है अलंकार, रस, छंद या अलंकार, धन, छंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजिंग प्रश्न है। तो काव्य का श्रृंगार क्या है? ठीक है, तो अलंकार है, रस है, छंद है या अलंकार और छंद है? तो ना तो अलंकार है, ना रस है और ना ही छंद है। अलंकार प्लस छंद, इसमें जो ऑप्शन डाला है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो अलंकार और छंद ये दोनों ही काव्य के श्रृंगार है, तो चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रंक शब्द का विलोम होगा बलवान, धनवान, किसान या मजदूर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न इसमें घुमा फिरा कर पूछे हैं, तो यहाँ पर अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि रंक शब्द का विलोम होगा तो उसमें ऑप्शन में राजा डाल देते हैं। ठीक है, या राजा शब्द का विलोम होगा तो ऑप्शन में रंक डाल देते। अब यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग ही है, तो इसमें हमको दिमाग लगाकर इसका सही आंसर बता देना है। तो रंक शब्द का विलोम होगा। ठीक है, तो रंक शब्द का ना तो किसान होगा ना मजदूर होगा, दो ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। रंक शब्द का विलोम विलोम क्या होगा? तो रंक शब्द का विलोम ना ही बलवान होगा, रंक शब्द का विलोम हो जाएगा धनवान। ठीक है, राजा का रंक होता है, तो यहाँ पर रंक शब्द का विलोम इसमें प्रश्न में जो हो जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, और वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि रंक शब्द का विलोम क्या होगा। तो रंक शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा धनवान। ठीक है, रंक शब्द का विलोम क्या होगा आपका? रंक शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा धनवान। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुरानन का पर्यायवाची शब्द होगा। चतुरानन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो चतुरानन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, तो चतुरानन, अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि चतुरानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा चतुरानन में। ठीक है, अभी यहाँ पर पूछा है पर्यायवाची, तो इंद्र तो नहीं होता चतुरानन का पर्यायवाची, ना ही विष्णु होता है और ना ही देवता होता है। ब्रह्मा। ठीक है, चतुरानन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा उसी के साथ हम जाएंगे, और वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 इंपोर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी और एमपी पटवारी के लिए स्पेशल हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। उसके अंतर्गत ये 20 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपके इस सीरीज में डाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।